हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं जिसके अंदर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इन सभी टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी BNSS ऑफ 2023। तो सबसे पहली बात, अगर हम BNSS 2023 की बात करें तो हम देखेंगे कि ये कौन सी डेट को पब्लिश हुआ था गैजेट में। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन है इसकी 23 फरवरी 2024। अब इसकी एनफोर्समेंट डेट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया कि ये 1 जुलाई 2024 के बाद ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगी। अब एज यूजुअल जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो हमारा किससे डील करता है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 हमें बताता है कि ये अप्लाई होगा। इसका क्लॉज 1 है वो सिंपली इसकी डेफिनेशन देता है कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। क्लॉज 2 में जो बात करता है इसमें ये बताता है कि ये होल ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड को अप्लाई करेगी और ट्राइबल एरियाज को अप्लाई करेगी। लेकिन जो चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 है ये अप्लाई नहीं करेंगे स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज को, बट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इनको अप्लाई कर सकती है गैजेट में नोटिफाई करके कि ये भी चैप्टर्स स्टेट ऑफ नागालैंड या ट्राइबल एरियाज पर एप्लीकेबल होते हैं। एक इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है जिसके अंदर बताया है कि ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं, आसाम के ट्राइबल एरियाज क्या हैं। तो वही जो पैराग्राफ 6 में बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम आते हैं हम इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे जो कि है सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर हमें एज डेफिनेशंस दे रखी है, लेकिन अभी BNSS 2023 के अंदर कुछ एक डेफिनेशन है जो ऐड की गई है, जैसे कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मैंने ये रेड कलर के स्टार मार्क्स लगा रखे हैं, जिन जिन पे स्टार मार्क्स लगे हुए हैं वो नए सेक्शंस हैं जो पहले वाली CRPC में नहीं थे, जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ही अप्लाई हुए हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 2A की, जिसके अंदर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के बारे में बताया गया है। तो अगर हम मोटे मोटे रूप से देखें तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। अगर हम किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करते हैं, अब यूज कम्युनिकेशन डिवाइस का हम किसी भी का यूज ले सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पे बात करने के लिए ले सकते हैं, ऑडियो कॉल के लिए यूज में ले सकते हैं, गेम खेलने के लिए यूज ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस डेफिनेशन की कैटेगरी में फॉल करने के लिए इनने इसका पर्पस भी बताया है। तो पर्पस क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप इसका यूज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट है सर्च और सीजर के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर एविडेंसेस के लिए यूज कर रहे हैं। और ऐसी सब चीज़ों का ट्रांसमिशन ऑफ सच कम्युनिकेशन, ऐसी सब चीज़ों का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, या फिर कोई और पर्पस जो कि स्टेट गवर्नमेंट रूल प्रोवाइड करके प्रिस्क्राइब कर सकती है। अब एक जो इम्पॉर्टेंट बात है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में वो ये है कि ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि इट इंक्लूड्स द टर्म इंक्लूड। यहाँ पे इंक्लूड का मीन्स है कि अदर और कोई चीज़ भी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड कर सकती है। तो ये जो है ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर दे रखे हैं। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ हम सेकेंड डेफिनेशन में आते हैं, बेल। बेल भी जो डेफिनेशन है 2B में जो बताया गया है उसको भी हमारे CRPC में डिफाइन नहीं कर रखा था। तो बेल क्या है, रिलीज ऑफ एन अक्यूज, या तो किसी अक्यूज का रिलीज करना या किसी सस्पेक्टेड पर्सन का जिसने कोई कमीशन किया है ऑफ एन ऑफेंस, उसको रिलीज किया जाता है। कहाँ से रिलीज किया जाता है, फ्रॉम कस्टडी ऑफ लॉ। मतलब कि लॉ की कस्टडी में कोई भी या तो अक्यूज्ड पर्सन है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसपे हमें सस्पिशियस है वो कि इसने कोई ऑफेंस कमिट किया होगा, तो उसको रिलीज किया जाता है। किस चीज के ऊपर इसको रिलीज किया जाता है, तो अपॉन सर्टेन कंडीशन इम्पोज्ड बाय ऑफिसर और कोर्ट। तो इस डेफिनेशन को ये जो वर्ड ऑफिसर है ये इस डेफिनेशन को इसका क्राइटेरिया बड़ा करता है, क्योंकि ऑफिसर में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कोर्ट के ऑफिसर भी आ जाएंगे, और बेल जो दी जा सकती है वो पुलिस ऑफिसर के थ्रू भी दी जा सकती है। यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस 2C में डिफाइन कर रखा है। बेलेबल ऑफेंस हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, CRPC में जो डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन है जिसको शोन किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो एनी अदर ऑफेंस होते हैं, मतलब कि जो बेलेबल नहीं होते वो नॉन बेलेबल ऑफेंस आते हैं।
अब हम आते हैं बेल बॉन्ड पे, जिसको 2D के अंदर नया डिफाइन किया गया है, ऐड किया गया है। ये एक अंडरटेकिंग होती है रिलीज के लिए, जो कि श्योरिटी के साथ ही रिलीज की जाती है, मतलब अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। बॉन्ड की डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो ये पर्सनल बॉन्ड हो सकता है, या ये एक अंडरटेकिंग हो सकती है रिलीज के लिए, और ये भी श्योरिटी के साथ होती है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज हमें समझ में आई, बेल हमेशा सर्टेन कंडीशन पे इम्पोज की जाती है, बेल बॉन्ड अंडरटेकिंग विद श्योरिटी होती है, और बॉन्ड जो होता है वो पर्सनल बॉन्ड भी हो सकता है या अंडरटेकिंग हो सकती है विद श्योरिटी। तो ये अगर डिफरेंस आएगा तो हम इजीली लिख सकते हैं। अब हम आते हैं 2F के अंदर चार्ज की डेफिनेशन बता रखी है। चार्ज की डेफिनेशन अगर हम बुकिश लैंग्वेज पे जाएंगे, बेयर एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखी है, चार्ज विल इंक्लूड मोर देन वन हेड, जो आज तक किसी को समझ में नहीं आती, अगर हम मार्क्स के लिए लिख के भी आते हैं तो हमें मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए मैंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ज की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसमें बोला है स्टेटमेंट ऑफ एक्विजिशन रिगार्डिंग कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अगर एक ऑफेंस के कमीशन का एक्विजिशन हम किसी पे लगाते हैं, उसको बताते हैं, तो डेट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ चार्ज। कॉग्निजेबल ऑफेंस शुरू से हम पढ़ के आ रहे हैं, वही चीज है जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, इन अकॉर्डेंस टू फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डेंस में अगर हम किसी को अरेस्ट करते हैं विदाउट वारंट, तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और यहाँ पे अगर आप ये वर्ड एक्स्ट्रा मेंशन करके आएंगे इन अकॉर्डेंस टू फर्स्ट शेड्यूल, तो नो डाउट एनी हाउ आपका 1/2 मार्क्स जो है वो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। दूसरी हम बात करते हैं कंप्लेन की। 2H के अंदर कंप्लेन को डिफाइन कर रखा है। कंप्लेन क्या होती है? एक एलिगेशन होती है, ये ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। किसको की जाती है? मजिस्ट्रेट को की जाती है। किस ऑब्जेक्ट के साथ की जाती है? तो इसके पीछे ऑब्जेक्ट ये होता है कि टू टेक विथ अ व्यू टू टेक एक्शन अंडर संहिता। संहिता मतलब BNSS के अंदर मजिस्ट्रेट कोई एक्शन रहे इस एलिगेशन पे दैट समवन whether known or unknown has committed an offense। इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है। उस एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए मैंने FIR लॉन्च कराई है, और FIR लॉन्च कराने के बाद इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो जिस मूवमेंट कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट को देगा मजिस्ट्रेट को, उस मूवमेंट पे वो जो FIR है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कंप्लेन, और जो पुलिस ऑफिसर है उसको यहाँ पे कंप्लेनेंट कहा जाएगा। मैं एक यहाँ पे केस मेंशन किया है, मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अजाक जहान। इसमें ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की थी, 2006 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया था कि कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है कंप्लेंट का। चलिए अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि CRPC में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी हमें नहीं दे रखी थी। ये न्यू जो डेफिनेशन है इसको BNSS 2023 में ही ऐड किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं? ऐसा कोई कम्युनिकेशन ऑफ एनीथिंग जो है रिटर्न फॉर्म में है, वर्बल है, या पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन है। पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? सचित्र, मतलब कि चित्र के साथ विद द इमेजेस हम कोई इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं, दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन। और एनी वीडियो कंटेंट, इसके अंदर कोई और वीडियो कंटेंट भी हो सकता है। अब ये कैसे कम्युनिकेट की जाती है? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, फ्रॉम वन डिवाइस टू ए पर्सन, और फ्रॉम ए पर्सन टू डिवाइस। इन फॉर्म में ये कम्युनिकेशन की जा सकती है। अब इसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट यूज में आएंगे? तो हम टेलीफोन के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मेंशन की है वो ये बताया है, प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे डिवाइसेस और इनके बारे में और कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार शॉर्ट में वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो रिटर्न, वर्बल और पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन के रूप में होता है, दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये जो होता है ये पर्सन टू पर्सन हो सकता है, पर्सन टू डिवाइस हो सकता है, डिवाइस टू डिवाइस हो सकता है, डिवाइस टू पर्सन हो सकता है। और ये किसके थ्रू हो सकता है? टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर,
इन सब चीज़ों के थ्रू हो सकता है, या फिर ऐसी किसी चीज़ के थ्रू हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। हाई कोर्ट को 2J के अंदर डिफाइन कर रखा है। हाई कोर्ट जैसा कि पहले वाली डेफिनेशन में दे रखा था, वही हाई कोर्ट का मीनिंग है यहाँ पे। अगर हम किसी स्टेट की बात करें, इन रिलेशन टू एन स्टेट मीन्स हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट का हाई कोर्ट। अगर हम रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो जहाँ जिस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करता है ऐसी यूनियन टेरिटरी पे, वो उस हाई कोर्ट के लिए ये यूनियन टेरिटरी के लिए वो हाई कोर्ट होगा। अगर हम अदर यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील किसी और स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील होगा अदर देन सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे अदर यूनियन टेरिटरी को अगर हम मतलब शॉर्ट फॉर्म में समझे, तो ये यहाँ पे दिल्ली की बात कर रहा है। अब हम हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं, जो हमें इंक्वायरी के बारे में बताता है। इंक्वायरी क्या होती है? ये एक प्रोसीडिंग होती है अदर देन ट्रायल, जो किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? ऑब्वियसली मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा कंडक्ट की जाती है। दैट डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? एज वी ऑल नो, 2L के अंदर नई बी एंड SS के अंदर 2L के अंदर इन्वेस्टिगेशन को बता रखा है। जो सारी प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाती है बाय पुलिस ऑफिसर, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस इसका ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है। उस एक्सप्लेनेशन में ये मेंशन किया है कि अगर स्पेशल लॉ में और BNSS के अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन होता है, तो स्पेशल लॉ के विल प्रिवेल हेयर। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? ऐसी वही सब प्रोसीडिंग्स जिनके अंदर एविडेंसेस लीगली ओथ पे लिए जा सकते हैं, दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? एक ऐसा एरिया जिसके अंदर कोई कोर्ट या मजिस्ट्रेट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। एरिया इन विच कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल, या तो पूरी या एनी ऑफ हिज पावर्स। इसके अंदर क्या कंप्राइज किया जा सकता है एरिया के अंदर? तो एरिया के अंदर या तो पूरा स्टेट कंप्राइज होगा या उसका कोई पार्ट होगा, जैसा भी केस होगा वैसे। तो लोकल जुरिस्डिक्शन, ये पहले भी यही सेम डेफिनेशन थी, इसलिए हम इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। दूसरा बात करते हैं हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। वो ऑफेंसेस जिसके अंदर पुलिस के पास पावर नहीं होती कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट करे, मतलब वारंट के साथ ही अरेस्ट करेगा, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या केसेस कहलाते हैं। P के अंदर प्रिस्क्राइब बता रखा, नोटिफिकेशन बता रखा है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो छोड़ देंगे हम। क्यों के अंदर ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है। तो कोई भी हम एक्ट करेंगे या कोई ओमिशन करेंगे जिसको किसी लॉ के अंदर पनिशेबल बता रखा है, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। उसके अंदर इनने बताया है कि क्या इंक्लूड करेगा। तो ये इंक्लूड करेगा कोई भी कंप्लेंट मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट। कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 में अगर हम कोई कंप्लेंट मेड करते हैं, तो दैट विल आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस। नाउ हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की बात करेंगे, जिसको 2R में डिफाइन किया गया है। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होगा, उसके लिए क्या बताया है? जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रियलिटी में जो है, जो पर्सन ये पोजीशन होल्ड कर रहा है, अगर वो एब्सेंट है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, भले ही वो इल हो गया है, किसी और रीजन की वजह से ही वोंट बी एबल टू कम टू द टू द स्टेशन हाउस से एब्सेंट है, तो कोई ऐसा ऑफिसर जो नेक्स्ट होगा उसकी रैंक से, मतलब उससे जस्ट नीचे की पंक्ति का आदमी, लेकिन वो जो ऑफिसर होगा अदर पर्सन, वो कांस्टेबल की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, तो उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहा जाएगा। प्लेस हम सब लोग जानते हैं, कोई भी हाउस हो, कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी टेंट हो, कोई भी व्हीकल हो, कोई भी वेसल्स हो, इसमें भी वर्ड इंक्लूड यूज किया है। तो ये भी जो डेफिनेशन है, ये पूरी डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें अदर चीजेस भी इंक्लूड की जा सकती है। पुलिस रिपोर्ट 2T में पुलिस रिपोर्ट बता रखा है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, पुलिस रिपोर्ट एक रिपोर्ट होती है जो फॉरवर्ड की जाती है मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर के थ्रू, किसके अंदर? सेक्शन 193 के सब सेक्शन 3 के अंदर इसको रिपोर्ट को फॉरवर्ड की जाती है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली डेफिनेशन पे, दैट इज यू। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने T तक डेफिनेशंस कर ली थी, अब हम आते हैं हमारी 2U पे, जो हमें बताता है कि पुलिस स्टेशन, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म पुलिस स्टेशन। तो जो कोई भी ऐसा पोस्ट
या प्लेस जो डिक्लेयर्ड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस स्टेशन दैट ऑल विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पुलिस स्टेशन। नाउ आगे फॉरवर्ड करते हैं। 2D के अंदर हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन दे रखी है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा पर्सन होगा जिसको अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 18 में। ऑब्वियसली बात है कि हम आगे जब सेक्शन 18 पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपॉइंट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। तो अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 एंड इंक्लूड, इसमें कौन इंक्लूड होगा? ऐसा कोई भी पर्सन जो उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जिसको हमने सेक्शन 18 में अपॉइंट किया है उसकी डायरेक्शन के अंडर में काम करता है। इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आ जाइए डब्ल्यू, सब डिवीजन। इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सब डिवीजन जो होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। समन केस क्या होता है? रिलेटिंग टू ऑफेंस विच आर नॉट वारंट केसेस। जो वारंट केस नहीं होते वो समन केसेस की डेफिनेशन में आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं जो कि है विक्टिम। विक्टिम क्या होता है? कोई भी ऐसा पर्सन जिसने सफर करा है कोई भी लॉस या इंजरी, किस कारण से कॉज हुई है? कॉज बाय एक्ट और ओमिशन। किसी भी पर्सन के एक्ट और ओमिशन की वजह से दूसरे पर्सन ने कोई इंजरी या लॉस सफर किया है तो वो इंक्लूड करेगा विक्टिम की डेफिनेशन में। विक्टिम की डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूडेड होता है? तो इसके अंदर विक्टिम के गार्जियंस आएंगे और लीगल हायर्स आएंगे। ऐसी विक्टिम के गार्जियन और लीगल हायर्स को विक्टिम की डेफिनेशन में काउंट करेंगे। अब हम आते हैं हमारी लास्ट डेफिनेशन बट नॉट द लीस्ट वन, दैट इज वारंट केस। वारंट केस क्या होते हैं? रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो ये यहाँ पे हमारा डेफिनेशन पार्ट क्लियर हो गया है। अगर आपको किसी भी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने आपको सारी डेफिनेशन यहाँ पे इंक्लूड करी है। हमारे इस सीरीज का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यही है कि हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे और कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, सब चीज़ हम कवर करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस सेक्शन 3। आज हम हमारा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स। अब ये बता रहा है कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ है, क्वालिफाइंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है? मजिस्ट्रेट के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जहाँ पे केवल टर्म मजिस्ट्रेट यूज की गई है वहाँ पे उससे मतलब हम क्या करेंगे? या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है। अगर कहीं पे भी मजिस्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ है तो हम हमारे दिमाग में यही समझेंगे कि इसका मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। अब इसमें 2 पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी एविडेंस की एप्लीकेबिलिटी करते हैं या एविडेंस की शिफ्टिंग करते हैं या किसी पर्सन को किसी पनिशमेंट या पेनल्टी में एक्सपोज करते हैं या किसी पर्सन को डिटेन करते हैं किसी कस्टडी में ड्यूरिंग ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, तो ये जो भी करेगा, जो भी मजिस्ट्रेट करेगा उसको हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कैटेगरी में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ टर्म यूज में नहीं आ रही है बट जब आप लोग जज बनेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट किस रेफरेंस में यूज आया है, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि जहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का नेचर का कोई क्वेश्चन अराइज होता है और उससे डील करते हैं, तो ऐसे केसेस में जो डील करते हैं वो मजिस्ट्रेट का मतलब होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल जो हमें बेरक में भी दे रखा है उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो जैसे कि अगर हम किसी लाइसेंस की बात करें, लाइसेंस के केस में अगर बोला है मजिस्ट्रेट कैन क्या कर सकता है, अगर कि मजिस्ट्रेट ने ग्रांट किया है, सस्पेंशन किया है या कैंसिलेशन किया है किसी लाइसेंस का, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है वो अपना एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटरी फंक्शन कर रहा है, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में काउंट होगा, ना कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में काउंट होगा। बस ये इतना सा है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन 4, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर BNS 2023 एंड अदर लॉज। तो इनके अंदर ये बता रखा है कि BNS के अंदर अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसको हम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन कंटेन्स हेयर इन, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर चलेगा। और अगर कोई और लॉ है
कोई और लॉ दे रखा है लेकिन उसके अंदर प्रोसीजर मेंशन नहीं है तो भी इसके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। सेक्शन 5 हमारा सेविंग क्लॉज है। इसमें बता रखा है कि अगर स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दे रखे हैं कहीं पे भी तो वो किसी भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ को इफेक्ट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।